उनके लिए नमन करने का भी आज दिवस है। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अति विशिष्ट मेहमान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी। धन्यवाद जी। सर, आज हमारा देश आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस को किन अर्थों में मनाया जाना चाहिए? देखिए, आज का दिन 15 अगस्त हमारे लिए बड़ा गौरव का दिवस है। इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत के 200 वर्षों तक उसके गुलामी की श्रृंखला में हम जो जकड़े गए थे, उससे मुक्ति मिली। लोगों ने आज़ादी के माहौल में सांस लेना शुरू किया, और इतना ही नहीं, आज़ादी प्राप्त होने के तत्काल पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सभी रियासतों को भारत का एक हिस्सा बनाया, और स्वाभाविक रूप से लोगों को लगने लगा कि आज हम आज़ाद हुए, जिसके लिए लक्षावधि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी। अपने तपश्चर्या के आधार पर देश के अंदर ऐसी स्थिति का निर्माण किया जिससे आज का दिन हमें सुलभ हुआ है। और सही बात तो यह है कि आज के दिन विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण का दिन है, और साथ ही साथ आज की आज़ादी को विद्यमान रखने की दृष्टि से जो सीमा पर सुरक्षा दल हैं, उनके लिए नमन करने का भी आज दिवस है। और इतना ही नहीं, जो लोग अपने कुर्बानी देकर आज भी देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको नमन तो हम करते ही हैं। साथ ही साथ आज़ादी के बाद जिस ढंग से अपने देश के विकास के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे विभिन्न प्रशासकों ने, हमारे शिक्षकों ने, और साथ ही साथ यहाँ के उद्योगपतियों ने जिस ढंग से देश को चतुर्दिक दिशा में आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास किया है, आज के दिन उनको भी स्मरण करने का दिन है। ऐसे आज का दिन बड़े गौरवशाली दिवस है। आज़ादी प्राप्त हुई, और आज़ादी प्राप्त होने के बाद क्या स्थिति बनी, कैसे आज़ादी प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ों के स्मरण करने का आज का दिवस है। स्वतंत्रता के बाद जो हुआ, आपने भी बताया, स्वतंत्रता हमें काफ़ी संघर्ष के बाद मिली। आज़ादी का जो ये पूरा संग्राम रहा है, आपकी नज़र में आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत की आज़ादी के लिए सतत संघर्ष हुए हैं। लगातार संघर्षों की निरंतरता बराबर विद्यमान रही, और मैं तो ये कहूँगा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, एक तरह से इसकी शुरुआत है। वह 1857 देश के अंदर रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी की एकता के आधार पर एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का वो संग्राम था। और इसलिए उस संग्राम के पश्चात लोगों के मन के अंदर एक उत्कंठा जागृत हुई कि हमें अपने देश से अंग्रेजों को भगाना है, इनसे मुक्ति लेनी है। मंगल पांडे ने उस समय शुरुआत की थी, और मंगल पांडे के उस शुरुआत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को लगने लगा कि इनके आधार पर अगर चीज चलती गई तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अंग्रेजों को उस समय एहसास हुआ कि अब यहां जागृति इस तरीके से बनी है कि हमें इन लोगों के साथ संघर्ष करना अब कठिन जाएगा। अब इतना नहीं, उसके पश्चात अब लगातार संघर्ष चलते रहे,
लेकिन बाद के काल में जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी पूरे देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए उन्होंने नारा लगाया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। लोगों के अंदर इस बार की मानसिकता पैदा हुई कि हमें तो बिल्कुल स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। और इतना ही नहीं, फिर बाद में गांधी जी का काल आता है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को हम बाध्य करेंगे कि हमारा देश छोड़ करके जाएं। लगातार सत्याग्रहों का क्रम चालू हुआ। चंपारण का सत्याग्रह ये स्वयं इसका एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। चंपारण का जो आंदोलन हुआ वो भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और इतना नहीं, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी जिस ढंग से अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर दिया था, उससे भी लोगों को लगने लगा था कि अब तो यहां जागृति हुई है, हम रह नहीं पाएंगे। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सारे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग, अनेक क्रांतिकारी, रास बिहारी बोस, ऐसे लोग थे कि जिनके देखने पश्चात उनको लगा कि ये स्थिति है। बाद में भारत छोड़ो का नारा दिया गया, क्विट इंडिया, गांधी जी ने नारा दिया, लोग जगे, पूरा देश जगा। सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से दिल्ली चलो का अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप, इन संघर्षों के कारण जन आंदोलन बन गया। क्विट इंडिया तो बिल्कुल जन आंदोलन बन गया। गांव गांव में लोग खड़े हो गए कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें तत्पर होना है। उसी कारण हमें आजादी मिली। आजादी के संघर्षों का इतिहास बहुत बड़ा है। अनेक लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। ज्ञात अज्ञात बहुत सारे संघर्ष करता थे और उसके आधार पर हमें आजादी मिली। गवर्नर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस को किन अर्थों में मनाया जाना चाहिए? जो सीमा पर सुरक्षा दल हैं, उनके लिए नमन करने का भी अर्थ दिवस है। आप देख सकते हैं और यहाँ पर पानी बिल्कुल दौसा में बरसात से रेलवे के अंडरपासों में पानी भर गया। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के चलते अंडरपास में कार बह गई। इस कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। अलवर में भारी बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां माधोगढ़ की पुलिया पर एक ट्रक चालक को जल्दबाजी भारी पड़ी और पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रस्सी डालकर रेस्क्यू कर बचाया है। अलवर में नदी की पाल टूटने से धर्मपुरा के आसपास बसे आधा दर्जन गांव में पानी घुसने लग गया। पानी के तेज बहाव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की लापरवाही के चलते पाल टूटने से गांव में खतरा पैदा हो गया। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लठिया नाला पूरी तेजी से बह रहा है। लठिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। सीमा पर सुरक्षा दल हैं, उनके लिए नमन करने का भी अर्थ दिवस है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नर साहब,
1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और बड़े संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। आज हम एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं। आपकी नज़र में एक राष्ट्र की आज़ादी और एक व्यक्ति की आज़ादी में क्या अंतर है? देखिए, व्यक्ति की आज़ादी की अनुभूति उस समय होती है जब उसको लगता है कि मैं अपने भाग्य का विधाता स्वयं हूं, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। अपनी हम स्वयं योजना के आधार पर जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकते हैं। हम अपने तंत्र से आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र होकर आगे बढ़ेंगे। और इस मानसिकता के आधार पर जो काम करता है वह व्यक्ति की आजादी होती है। राष्ट्र एक जीवंत दर्शन है, केवल भूभाग का हिस्सा नहीं है। उस भूभाग पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, उनकी एक विशिष्ट परंपरा है। इन सारी चीजों से मिलकर राष्ट्र बनता है। उस संस्कृति, परंपरा, वहां की सारी चीजों, भूभाग, वह जब मुक्त होता है, स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र चिंतन का एक अवसर उपलब्ध होता है। और उसे जिस राष्ट्र में ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, अपने अनुसार चलने की व्यवस्था बनती है और अपने ही व्यवस्था के आधार पर उसको आगे बढ़ाने का जनमानस के द्वारा प्रयास होता है, तो राष्ट्र की स्वतंत्रता कही जाती है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के अंदर जनमानस की स्वतंत्रता सन्निहित है। और इसलिए ये कहा गया है, आपको पता होगा कि यूरोप में इस बात की बात ज्यादा कही जाती थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। हमारे यहाँ समता, न्याय और बंधुता, इस बात पर जोर दिया गया है। ये राष्ट्र की स्वतंत्रता के अंतर्गत सन्निहित है। और इसलिए व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। व्यक्ति अपने को स्वतंत्र महसूस करता है, अगर राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत महत्व नहीं होता है। इसे दोनों एकदम मिली हुई है। और इसलिए उस आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र अपने व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराते हुए, न्याय दिलाते हुए आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक अवसर उपलब्ध कराता है। स्वतंत्रता के बाद में हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में लोकतंत्र को अंगीकार किया गया है। लोकतंत्र की जो आत्मा मानी जाती है वो संविधान है। आप संविधान के साथ साथ संस्कृति के भी मर्मज्ञ माने जाते हैं। तो जो ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के धर्म के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र का जो धर्म है, लोकतंत्र एक पद्धति है, जीवन शैली है, जीवन को चलाने की का एक दर्शन है। और इसे लोकतंत्र उन सारी चीजों को व्यक्ति के अंदर आत्मसात करने की दृष्टि से प्रेरित करता है जिससे व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके। जनतंत्र का धर्म एक अच्छा नागरिक बनाने की दृष्टि से है। अगर अच्छा, इसलिए लोकतंत्र की मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर लोकतंत्र चलता है और उन्हीं मान्यताओं को अपने जीवन में आचरित करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। उन मान्यताओं को अपने जीवन में आचरित करते हुए जब व्यक्ति चलता है तो स्वाभाविक रूप से लोग अनुभव करते हैं, वो बोलता भी है, व्यक्त भी करता है। ये लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर हम चल रहे हैं और इसे स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक दिशा निर्देश करता है अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से। संविधान देश को चलाने की दृष्टि से होता है। संविधान एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। देश की, राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा सबको समाहित करते हुए संविधान बनता है और वह संविधान के माध्यम से देश चलता है। इसे संविधान का एक बहुत बड़ा महत्व है।
हमारे यहाँ का संविधान उसी हिसाब से बना है। अपने देश के ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात, बाकी के देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात ये संविधान बना। और अपने देश के ग्रंथों के अंतर्गत जो देश के अनुरूप नैतिक मूल्य हैं, जो समय समय पर वर्णन किए गए हैं, उन नैतिक मूल्यों का भी समावेश संविधान के अंदर विद्यमान है। और इसलिए वह संविधान मार्गदर्शक रूप में होता है, पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, जिसमें संस्कृति भी समाहित है। इसलिए संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र के अंतर्गत संस्कृति आवश्यक ही है, अलग नहीं किया जा सकता। नैतिक मान्यताएं जिनको संविधान के अंदर भी समाहित किया गया है, ये संस्कृत के, अगर मैं कहूं कि वो मूल रूप है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे सब एक दूसरे से संबंधित हैं और उस आधार पर पूरा देश चलता है। लोकतंत्र का जो आत्मा है वो संविधान है। आपने भी संवैधानिक मूल्यों की बात भी की। संवैधानिक मूल्यों से हम क्या आशय लगाते हैं? संवैधानिक मूल्यों से जो अगर महत्व देखा जाए हमारे यहाँ के संविधान के बारे में, तो हमारे यहाँ का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने को स्वतंत्र भी महसूस करता है और व्यक्ति को यह भी लगता है कि जिस संविधान के माध्यम से पूरा देश चलता है, उसने हमें यह अधिकार प्रदान किया है और उस अधिकार के आधार पर हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अर्थात यह व्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। पूरे देश में हम कहीं जा सकें उसकी भी स्वतंत्रता है, हम कहीं भी कुछ कर सकें उसकी भी स्वतंत्रता है। तो मौलिक अधिकार हमारा विद्यमान है, लेकिन साथ ही साथ संविधान के अंदर देश की नैतिक मान्यताओं को लेते हुए जो कर्तव्य बाद में घोषित किया गया 51 का जिसको कहते हैं, उन कर्तव्यों के अंदर वो सारी चीज समाहित है, जिसके कारण व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करे, आचरण करे, जिसके कारण न जनमानस को कोई कष्ट हो और न ही देश के स्वाभिमान पर किसी भी प्रकार की आंच आने पाए। संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान प्रेम्बल में स्वयं में कहा गया है, हम भारत के लोग, अर्थात यह संविधान जनता पर आधारित है। जनता संवैधानिक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान की है और इसे कहते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग माने सबके साथ समन्वय स्थापित करना, सामूहिकता के साथ सामंजस्य निर्माण करना, सामूहिक एकता का प्रदर्शन करते हुए देश की, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करवाना और इसके अंदर व्यक्ति की गरिमा को भी व्यवस्थित रखना, माताओं बहनों के प्रति सम्मान का भाव रखना और इस प्रकार के शिक्षा विज्ञान का उत्कर्ष करना, जिसके कारण देश आगे बढ़ सके। ये सारी चीजें संविधान के अंदर विद्यमान हैं, इसके मूल कर्तव्य के अंतर्गत हैं, इसके प्रियम्बल के अंतर्गत हैं। इस बात को दर्शाता है कि इस संविधान के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। यही सारी चीजें संविधान की मूल आत्मा है। अगर मैं कहूं कि संविधान की जो प्रियम्बल है उद्देशिका है, यही संविधान की मूल आत्मा है। इसी आधार पर पूरा संविधान संचालित है और इसे उसको आधार मानकर जहां हम अपने मौलिक अधिकारों को लेने की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, वहीं मूल कर्तव्यों को भी अपने जीवन में आचरित करते हुए चलें तो संविधान की गरिमा भी बढ़ेगी और देश आगे बढ़ सकने में सक्षम हो सकेगा। गवर्नर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस को किन अर्थों में मनाया जाना चाहिए? जो सीमा पर सुरक्षा दल हैं उनके लिए नमन करने का भी दिवस है।
पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है। कोटा में भी 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरिया, शिवपुरा, गोवर्धनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हों। दौसा में भी लगातार दल हैं, उनके लिए नमन करने का भी आज दिवस है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी से। आपने अभी बात की कि अधिकारों के साथ कर्तव्य पूर्ण भावना जो है वो है, और उसके साथ में बात की आपने संविधान की प्रियम्बल की प्रस्तावना की। आपने एक नवाचार किया था जिसमें संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का जो है वो कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस सब के पीछे, इस पहल के पीछे आपकी क्या भावना रही है? जब मैं यहाँ राज्यपाल के रूप में आया, कुछ स्थानों पर मेरे कार्यक्रम हुए और कुछ कार्यक्रम अधिवक्ताओं के मध्य भी हुए। वार्ता करने के पश्चात मुझे ये लगा कि संविधान के उद्देश्य का, संविधान का मूल कर्तव्य, संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार, इन सारी चीजों के बारे में, अधिकार के बारे में तो जागरूकता जरूर दिखाई पड़ी, लेकिन उद्देशिका और मूल कर्तव्य के बारे में जैसा चाहिए उस प्रकार की जानकारी का अभाव मुझे लगा। और इसलिए मुझे अनुभव हुआ कि जब इस प्रकार के बुद्धिजीवों के बीच में ऐसी स्थिति है तो बाकी के जनमानस में क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं व्यक्तिगत आधार पर निर्णय लिया कि जहां भी मेरा कार्यक्रम होगा वहां मैं संविधान की उद्देशिका का वाचन कराऊंगा, मैं पढ़ूंगा, फिर लोग दोहराएंगे, और साथ ही साथ संविधान का जो मूल कर्तव्य है 51 का, इसका भी वाचन करूंगा, ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि हमारा कर्तव्य क्या है संविधान के अंदर जो प्रदत्त है। तो ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि है। इसकी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया हुई और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कहा इसकी तो जानकारी नहीं मुझे थी, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैंने फिर सोचा कि संविधान के बारे में लोगों को पूरी जानकारी हो, विद्यार्थियों को भी जानकारी हो, इस हिसाब से मैंने विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाएं बने, इसके लिए मैंने आग्रह किया।
उसमें संविधान का पूरा स्वरूप रहेगा, ताकि लोग देख सकेंगे प्रियम्बल क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये सारी चीजें, कितने भाग हैं, ये सारी चीजें विद्यार्थी को भी और आम जनता को पता लगे। लोगों के अंदर एक उत्कंठा जागृत हुई है संविधान के बारे में जानने की, एक बहुत बड़ी चीज है, एक उपलब्धि है, इसलिए मैंने इसको शुरू किया। संविधान को लेकर के आपने नवाचार किए हैं जिस तक कि लोगों को संविधान के बारे में पता चले, जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। हम जब आज़ादी का ये 75 साल में प्रवेश कर रहे हैं तो हम हर साल 15 अगस्त मनाते आए हैं। इस बार इस उत्सव को भी, इस आज़ादी के इस खास मौके को भी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो नाम दिया गया है। इस महोत्सव के महत्व पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? ये महोत्सव निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसने भी इसके बारे में विचार करके व्यवहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया है वो प्रशंसा के पात्र हैं। इसके अंतर्गत भूमिका है कि आजादी प्राप्त करने की दृष्टि से हमने क्या क्या किया, तो इस दृष्टि से भी राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता जो पिछड़ा है, अनुसूचित है, जनजाति है, इनके अंतर्गत जो भेदभाव है वो समाप्त हो। इस सही माने में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका जो स्लोगन है वो धरती पर उतरा है कि नहीं उतरा है। विभिन्न समयों में काम किए जा रहे हैं, नहीं तो आजादी प्राप्त हो जाने के पश्चात भी छुआछूत, अगला पिछड़ा और ये विभेद ये बना रहा, अभी भी बना हुआ है। उसको तोड़ने की दिशा में अनेक कार्यक्रम हुए हैं, हो रहे हैं। तो इस दिशा में भी क्या किया गया, देश के विकास की दृष्टि से क्या किया गया, किन महापुरुषों के आधार पर लोग प्रेरित हुए, वे महापुरुष कौन कौन रहे हैं। सरकारें जो बनी उनमें विभिन्न अनेक प्रधानमंत्री भी आए, अनेक लोग आए, उन्होंने क्या क्या किया। तो ये सारी चीजों की जानकारी आजादी के पश्चात कैसी हुई है, विश्व के अंदर हमने अपना कैसे स्थान बनाया है, ये सारी चीजें जानना 75 वर्ष की आजादी के अंतर्गत जो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, यह इसके पीछे का भाव है। स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। इस खास दिन के लिए आपका देश और प्रदेश के लोगों के लिए क्या संदेश? आजादी का दिन है, आज 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण का भी अवसर है। आज हमारा देश अभी विकसित देश नहीं हो पाया है, अभी हम विकासशील देश हैं। तो विकसित देश हमारा कैसे बने, ये सोचने की जरूरत है। ये सब लोग इस प्रकार का संकल्प लें। गत समय में जो समाज को तोड़ने की दिशा में, देश को तोड़ने की दिशा में कुछ कार्य हुए हों, वो भविष्य में नहीं होने पाएगा। देश की एकता, राष्ट्रीय अखंडता, इसको अक्षुण्ण रखा जाएगा, ये संकल्प लेने की जरूरत है। और भविष्य में आम आदमी को, सबको संविधान के अंदर वर्णित मूल कर्तव्य के बारे में एहसास कराते हुए पूरा समाज सामूहिक आधार पर एकजुट होकर कार्य करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, ये संकल्प लेकर चलने की आवश्यकता है। ये सारी बातें सोचकर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि सही माने में आजादी के दिवस पर हमने कुछ काम किया है। देश हमारा दुनिया के अंदर विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो। भारत की जो मूल मान्यताएं हैं, इनको लोगों के सामने अपने आचरण व्यवहार के आधार पर हम प्रस्तुत कर सकें। सामाजिक एकता विखंडित न होने पाए। जो आपस के भेदभाव हैं, भेदभाव को समाप्त कर हम एकजुटता का स्वरूप निर्माण कर सकें, यह आज संकल्प लेने की जरूरत है।
छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करते हुए हम आगे बढ़े। ये युवकों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारे आचरण व्यवहार से देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। यह संकल्प लेकर चलने की जरूरत है। आज के दिन इस प्रकार का विचार करके अगर चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये मेरा लोगों के बीच में संदेश है। गवर्नर साहब, न्यूज़ 18 राजस्थान को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।